एक तो आपको हम स्टोरी जब आएगी तभी बताएंगे, बहुत ही प्यारा रिजल्ट है और उन्होंने कहा कि मैं स्पेशली इसलिए मेरे को अच्छी रैंक लानी थी ताकि आपसे मिल पाऊँ। तो बहुत अच्छा लगता है कई बार जब आप लोग मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। तो ये ईमेल आईडी है, कोई भी बात हो आप इस पर भेज सकते हैं, कोई एग्जाम हुआ हो आपका, कोई सिलेक्शन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। ठीक, चलिए खैर आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 30 मार्क्स का पेपर है, देश भर में कोशिश तो ये रहती है जो भी एग्जाम हुए हों उन पर हम चर्चा कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो कहता है, देख पा रहे हैं या और इसको जूम करने की जरूरत है? सीटेट का नोटिफिकेशन कभी भी आए, पेपर आपका दिसंबर में हो जाएगा, तो आप लोग इस चीज को छोड़ करके अभी सिर्फ तैयारी पे फोकस कीजिए, है ना। चलिए खैर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। ओहो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एट द कन्वेंशनल लेवल, कोलबर्ग की जो थियरी है उसमें जो कन्वेंशनल लेवल है उसके अनुसार जो व्यक्ति है उसकी मॉरलिटी, यानी कोलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर पर नैतिकता को जांचा जाता है। तो समाज के नियम कायदे कानून के अनुसार, क्योंकि परंपरागत का मतलब क्या है, जो परंपराएं चल रही हैं समाज में, जो कन्वेंशंस हैं उनके अकॉर्डिंग मॉरलिटी डिसाइड होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। परिणामों पर, मूल्य और आधारों पर, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, नन ऑफ दीज, नथिंग। कन्वेंशन मतलब सेकंड लेवल, जहां पे मॉरलिटी, लॉज एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी यानी कन्वेंशंस, जो समाज में चल रही परंपराएं, ट्रेडिशंस हैं, उसके बेसिस पे निर्धारित होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये आज ही पेपर हुआ है, इसका लेवल 2 भी अगर किसी को भेजना हो भेज दीजिएगा, समय निकाल करके मैं कोशिश करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस सच एज वर्बल, मैथमेटिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक एटसेट्रा, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, यानी बहुत प्रकार की बुद्धि, जैसे गणितीय बुद्धि, शारीरिक, गत्यात्मक बुद्धि। हमें पता है गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी एमआई की बात की है 1983 में, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की इनकी पुस्तक में, है ना। हार्वर्ड गार्डनर 8 प्रकार की बुद्धि की बात एनसीईआरटी के द्वारा आज हम करते हैं, उसके बाद इन्होंने और भी बढ़ाई। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 3, ये इस तरह के क्वेश्चन आजकल सीटेट में भी पूछे जाने लगे हैं, जिसमें हम स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। सीटेट वाले तो इसको और ध्यान से देखें कि अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है ऐसे शील गुण जो अत्यधिक अनुवांशिक होते हैं, उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़तापूर्वक प्रभावित किया जा सकता है, यानी ट्रेट्स दैट आर हाईली हेरिटेबल कैन बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी ऐसे ट्रेट्स, मान लीजिए जैसे आपकी हाइट, कुछ हद तक आपका ब्रेन हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित है, इनको इंपैक्ट किया जा सकता है एनवायरमेंट से, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर अच्छी ट्रेनिंग ना मिले तो आपकी हेरिडिटरी गुण चले गए पानी में, अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले, अच्छा कॉग्निटिव एनवायरमेंट ना मिले जहां पे अच्छी एजुकेशन या सारी चीजें ना मिले, सब कुछ खराब, तो बिल्कुल प्रभावित किया जा सकता है, एनवायरमेंट प्रभावित करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी है कि हाइट इज हाईली हेरिटेबल येट एवरेज हाइट हैज इंक्रीज्ड इन मेनी कंट्रीज। जो एवरेज हाइट है वो बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्रीज हुई है। दोनों ही बातें सही है, बोथ आर करेक्ट। ए ऑप्शन के साथ हम यहाँ जा रहे हैं। एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है हद से, जब ये आंसर किया है तो आप मेल कर दीजिएगा, है ना। यू टेट है, यूपी टेट नहीं है, उत्तराखंड टेट है। ए ऑप्शन, सिलेबस सब में ज्यादातर सेम रहता है, तो आप सभी स्टेट के टेट जरूर लगाइए, बजाय कि आप एक प्रैक्टिस सेट करने के। स्टेटमेंट 1 देखिएगा, 2 स्टेटमेंट है, उसके अनुसार फिर आपको चीजें समझनी है। पहला स्टेटमेंट है, द ग्रेटर द एफर्ट एक्सपेंडेड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन द मोर रेडिली द इन्फॉर्मेशन विल बी रिकॉल्ड लेटर। ज्यादा एफर्ट से जब आपने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया है, किसी सूचना को, कोई मूवी देखने गए और बहुत ही मन से ध्यान से बैठ करके प्रोसेस कर रहे हैं, ज्यादा देर तक याद रहेगी। दोनों बातें सही है ना, दोनों ही बातें सही है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। आज पोल नहीं मिलेगा इसमें क्योंकि ये आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, रैंडमली जो उसका मन करता है उसको चयन करता है? तो ये यादृच्छिक अन्वेषण विधि यानी रैंडम सर्च मेथड है, कि कुछ फिक्स नहीं है पहले से। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉलम ए है और कॉलम बी है। इस तरह के क्वेश्चंस तो केवीएस से लेके और सब जगह देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो कॉलम ए है, कॉलम बी है, पढ़ना है आपको। सिंपल फंडा जो मैं आपको बताती हूँ कि ग्रामर की अगर हम बात कर रहे हैं तो रूल्स की बात होती है, ग्रामर में रूल्स की बात होती है, यानी बी ऑप्शन होगा ए के साथ। एक भाषा में निहित नियम, सिमेंटिक मतलब मीनिंग की बात करेगा, अर्थ की बात करेगा, है ना। तो सिमेंटिक बोले तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। ठीक, बैबलिंग होती है शुरुआती स्पीच, शुरुआती अवस्था है बैबलिंग। ठीक, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस सिंपल है कि बोलने से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड होगी, अभी कल ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमें सिंपल पता होना चाहिए कि जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है, यहाँ पर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस मतलब साउंड से संबंधित है, साउंड से संबंधित है, यानी फोर्थ का तो ए 100% होगा। कुछ भी ना करें अगर आप और देख लें कहीं और फोर्थ का ए है ही नहीं, तो आंख बंद करके 1 सेकंड में आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। ये तो मैंने आपका एक्स्ट्रा टाइम लिया है। ठीक, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट का बी यानी सिमेंटिक का एक भाषा में निहित नियम, फर्स्ट का बी यानी ग्रामर नियम से संबंधित है। सिमेंटिक की जब हम बात करें तो ये हिंदी और इंग्लिश अलग अलग है ना, और मेरा ध्यान जो है वो इंग्लिश पे ज्यादा टिकता है। सिमेंटिक डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो रूल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूं। अगर इंग्लिश पेडागोजी की आपने क्लासेस ली हो उसमें भी ये बात होती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट का बी है यानी ग्रामर के साथ एक भाषा में निहित नियम, सेकंड का डी है यानी सिमेंटिक विकास जो है वो अर्थ से संबंधित होता है, चाहे वो बोली जाने वाली भाषा हो या लिखी जाने वाली भाषा हो। सी की बात करें, बैबलिंग जो है वो आपके
शुरुआती स्टेज है जब बैबल करता है बच्चा, बा माँ इस तरह की चीजें बोलेगा। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस साउंड से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये आंसर की तरह ही ले लेते हैं इसको, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो समस्याएं होंगी यहाँ पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये कह रहे हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी पर्सनल फैक्टर्स की बात हो रही है। साइकोलॉजिकल मतलब ये पर्सनल फैक्टर है, एक पर्सनल फैक्टर होते हैं लर्निंग में, दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। पर्सनल मतलब बच्चे से जुड़े हुए, ठीक है, तो मोटिवेशन बच्चे से जुड़ा हुआ फैक्टर है, ब्यूटीफुल क्लासरूम एनवायरमेंटल है, इंटरेस्ट ऑफ एंड एप्टीट्यूड क्या है, ये पर्सनल फैक्टर है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एनवायरमेंटल है। तो फर्स्ट और थर्ड ही सही होंगे, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहाँ तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कैसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए। तो कलरफुल, बिग इन साइज, मल्टी सेंसरी, जिसमें मल्टीपल सेंसेस का, आपके अलग अलग इंद्रियों का प्रयोग हो सके, टच, फील, इस तरह के, यानी ज्यादा से ज्यादा सेंसेस बच्चे के इन्वॉल्व हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़िए। व्हेन स्टूडेंट्स लर्न, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है शायद, मैंने सिर्फ आपसे मिलने के लिए सीटेट पास करना है क्योंकि मेरा टेट निकला है, फिर भी सिर्फ आपसे मिलना है। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। जल्दी मिलेंगे आयुषी, बढ़िया से मेहनत कीजिए। व्हेन अ स्टूडेंट लर्न्स टू परफॉर्म बिहेवियर्स दैट प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम्स एंड टू अवॉइड बिहेवियर दैट यील्ड्स नेगेटिव आउटकम, यानी नेगेटिव आउटकम को आप अवॉइड करना चाहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग याद कीजिए एक बार, है ना। करंट लगेगा अगर सही रिस्पॉन्स नहीं दिया तो, खाना कब आएगा, रिवॉर्ड कब आएगा, जब सही रिस्पॉन्स दिया होगा। आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग बोलते हैं, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। इन विच सिचुएशन विल यू गिव कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट टू स्टूडेंट्स, यानी किस सिचुएशन में आप कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट देंगे। तो मेंटेनिंग अ न्यू बिहेवियर या एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिहेवियर, बी के साथ जाएंगे हम यहाँ पर, है ना। 1% चांस है कि बी और सी मान लें, बट बी बेटर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। इफ यू हैव एवर वॉच्ड समवन वेव अ फ्लैश लाइट इन अ डार्क रूम एंड परसीव्ड ट्रेल्स ऑफ लाइट बिहाइंड इट, तो ये सेंसरी मेमोरी है हमारी, कि हम सेंसरी मेमोरी की अपनी कोई याददाश्त नहीं होती, वो सेंसेस के बेसिस पे काम करती है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, वो बच्चा जिसको कोई ना कोई अक्षमता है। तो उस केस में अच्छी ध्यान अवधि, गुड अटेंशन स्पैन नहीं होता, प्रॉब्लम आ जाती है जब लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो लिखते समय अक्षरों को छोड़ना, गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई, यानी सेकंड और थर्ड, सी ऑप्शन कैन बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स, यानी इंक्लूसिव स्कूल्स के डेवलपमेंट में फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बैरियर फ्री एनवायरमेंट हो, अडेप्टेशन फटाफट से हो जाए, यानी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो सभी बच्चे पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, बच्चे की एबिलिटी पे फोकस किया जाएगा, ना कि डिसेबिलिटी पे, मतलब उसके अंदर जो विशेष है उस पर फोकस करेंगे। इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, कोई बच्चा देख के सीखेगा, कोई बच्चा करके सीखेगा, कल बात की थी हमने। ऑनर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इक्विटेबली, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एनईपी 2020, ये हम कर चुके हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हम बात कर चुके हैं, और ये कहती है कि 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए, जिसमें बच्चे के ऑलराउंड असेसमेंट की हम बात कर सकें। तो डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। एनईपी फोकस करती है, फॉर्मेटिव तो अपने आप ही आ जाएगा ना, 360 डिग्री में सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वे ऑफ असेसमेंट हेल्प टीचर्स नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द लर्निंग गैप्स ऑफ ईच चाइल्ड बट ऑल्सो टू रिफ्लेक्ट, रिव्यू एंड मॉडिफाई देयर टीचिंग लर्निंग एज पर द नीड एंड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। कल ही हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था सीटेट के पेपर में, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप पेडागोजी का कोई क्वेश्चन मत छोड़िए, सभी पेपर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी चीजें कॉमन होती हैं, ज्यादातर चीजें। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, एज लर्निंग में सेल्फ लर्निंग होती है, बच्चा खुद स्वयं का आकलन करेगा या उसका पीयर ग्रुप करेगा, है ना। तो ये एज लर्निंग नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, फॉर लर्निंग कहेंगे, इसमें टीचर इन्वॉल्व है। ऑफ लर्निंग कह नहीं सकते क्योंकि सिर्फ आकलन की बात होती, नंबर की बात होती, फॉर प्रमोटिंग जैसा कुछ होता नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई, ये कहता है, रक्षा कंप्लीट्स ऑल हर वर्क इन ड्यू टाइम, शी स्टडीज रेगुलरली बिकॉज शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। रक्षा एक बच्ची है जो अपना काम टाइम से निपटा लेती है क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है और वो अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करती है। मैम थोड़ा रुकिए, इसको आप रोक रोक के देख लेना मनीषा, ये आपका टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, ये जस्ट क्योंकि आंसर की है तो इसको थोड़ा सा आप बाद में स्लो करके देख लेना ये वीडियो, ठीक है ना। क्योंकि जो आंसर मैच करने होंगे जिनको, वो लोग तो बोर हो जाते हैं, उनको रहता है फटाफट से बता दो यार आंसर, है ना। और लाइक शेयर करना आप भूल गए तो वो आप फटाफट से कर दो। तो ये इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चा है, क्या है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चा, क्योंकि डॉक्टर बनना चाहता है, अब चाहता है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, हालांकि डॉक्टर बनना बाहरी चीज है, बट वो चाहत जो है, उसका इंटरेस्ट जो है वो इंट्रिंसिक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा,
विच टेक्निक कैन यू यूज इजीली टू नो दैट हाउ मच अ चाइल्ड मोटिवेटेड इन स्कूल। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यानी आप ऑब्जर्वेशनल टेक्निक यूज कर सकते हो, बच्चे को एक्टिविटीज करते हुए देख सकते हो, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अभी मैस्लो किया था कल परसों हमने सीटेट के बैच में, आपको याद होगा। अकॉर्डिंग टू मैस्लो a state in which people reach their fullest potential, ये वर्ड मैं हमेशा यूज करती हूँ जब भी हम मैस्लो पढ़ते हैं कि व्यक्ति का उसका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है ना। आपको कोई जॉब मिल भी गई और आप लोग यूपीएससी छोड़ देते हैं रैंक ला करके, क्यों? कुछ लोग दिखावे के लिए नहीं छोड़ते होंगे, मुझे लगता है कि उनको लगता होगा कि हमारा शायद पोटेंशियल कुछ और है, मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूँ जीवन में, किसी और चीज के लिए बना हूँ। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, हाईएस्ट नीड है, हाईएस्ट लेवल है। अगर हम मोटिवेशन की बात करें, आत्मसिद्धि कहेंगे, 2% लोग ही इसको अचीव कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, if a child has a capacity to acquire some specific knowledge or skill after training, then this indicates, यानी कि इस पे भी हम कल बात कर रहे थे एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड क्या है? किसी एक क्षेत्र में जाने की आपकी क्षमता, यानी किसी स्किल को सीख पाने की क्षमता। मेरे अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है या नहीं, ये आपको देखना होगा, ना कि ये कि मैं फर्स्ट आता हूं कि नहीं, है ना। सारे टॉपर बच्चे अच्छे टीचर बनेंगे जरूरी नहीं है। तो यदि किसी बच्चे में प्रशिक्षण के बाद किसी ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता है, तो इसको हम अभिक्षमता या एप्टीट्यूड कहते हैं, है ना। कि किसी एक स्किल को एक्वायर करने की क्षमता, किसी एक फील्ड में जाने की क्षमता, ये टीचिंग एप्टीट्यूड हो सकता है, ये कारपेंटर बनने का एप्टीट्यूड हो सकता है। एटीट्यूड क्या है? वो आपके बिलीव्स हैं, आपके आइडियाज हैं, आपका नजरिया है। लेकिन एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड आपकी वैल्यूज, बिलीव्स और वो सब है। एप्टीट्यूड है आपके अंदर किसी स्किल को सीखने की क्षमता कितनी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, दो स्टेटमेंट हैं। एक है मैचुरेशन एंड लर्निंग बोथ अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, बिल्कुल सही बात है। बोथ दीज प्रोसेसेस डिपेंड ऑन ईच अदर एंड आर म्यूचुअली रिलेटेड। कह सकते हैं हम कि कुछ हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। दोनों ही स्टेटमेंट हम करेक्ट कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, which of the following question will be most appropriate for testing the conceptual understanding of students। बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को जांचने के लिए कौन सा एक क्वेश्चन बेहतर होगा? कॉन्सेप्चुअल यानी कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली बता दिया 1 मिनट में। इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं लगी। रिकॉल पावर है, 9 प्लैनेट्स का नाम रिकॉल है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं लगी। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी, 1 मिनट में बता देगा कोई। इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं लगी, याद किया हुआ है। सी ऑप्शन है, व्हाई प्लांट्स इन डेजर्ट हैव थॉर्न्स। तो रेगिस्तान में पौधों में कांटे क्यों होते हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू विच चाइल्ड विल यू से इज क्रिएटिव, यानी इन 4 ऑप्शंस में से किस बच्चे को आप रचनात्मक यानी क्रिएटिव मानेंगे। हु प्रेजेंट्स न्यू थॉट्स, जो बच्चा नए थॉट्स पेश करता हो आपके सामने, बिल्कुल सही बात है। नोवेल थॉट्स, नया थॉट क्रिएटिव होगा। क्रिएट्स न्यू थिंग्स, कुछ नया बनाता है। हु शोज नोवेल्टी, ये तो बिल्कुल ओरिजिनलिटी, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं क्रिएटिविटी के, FFOE। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन। ओरिजिनलिटी को ही नोवेल्टी कहते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चिल्ड्रन एज्ड टू 6 to 8 ईयर्स, यानी 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए विकासात्मक कार्य। डेवलपमेंटल टास्क की बात कौन करता है? हैविंघर्स्ट करते हैं, है ना। कि हर एक एज पे कुछ टास्क होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं बच्चे से, कि 8 साल के बच्चे से आप ये तो एक्सपेक्ट कर ही लोगे ना कि उसको बेसिक रीडिंग राइटिंग LSRW तो आता होगा, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, है ना। तो ये डेवलपमेंटल टास्क है। 2 वर्ड्स तो बच्चा कब बोलने लगेगा? 2 साल की उम्र में ही बोलेगा, तो ये 6 साल पे क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? डेवलपमेंटल टास्क 6 साल का थोड़ा ही है ये। तो लर्न फिजिकल स्किल्स फॉर सिंपल गेम्स और डेवलप बेसिक स्किल्स इन रीडिंग, कैलकुलेटिंग एंड राइटिंग। तो सेकंड थर्ड जो है वो सही है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। रीना इज अ टैलेंटेड गर्ल, भाई प्रतिभावान बच्ची है, गिफ्टेड बच्ची है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग शी कैन बी सेड ब्रिलियंट बट शी ऑलवेज फील्स दैट हर क्लास इज बोरिंग। हाउ कैन यू हेल्प रीना एज अ टीचर? भैया रीना एक प्रतिभाशाली बच्ची है जिसका दिमाग अच्छे लेवल का है, बट क्लास में वो हमेशा बोर्ड महसूस करती है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कर पा रहे कि गिफ्टेड बच्चे को इन्वॉल्व रख पाए, उसके लिए चैलेंजिंग टास्क नहीं दे पा रहे हम, है ना। तो यूज इंटरेस्टिंग टेक्निक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, कल भी बात की थी। गिफ्टेड बच्चे के लिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन या ऐसी एक्टिविटीज, एनरिच्ड करिकुलम जिसमें उसके दिमाग को थोड़ा चैलेंजिंग फील हो, नहीं तो वो बोर हो जाता है, क्योंकि आसान चीजें या एवरेज चीजें वो जल्दी सीख लेता है। क्वेश्चन तो क्लास में अगर चैलेंजिंग टास्क नहीं होंगे तो बोर हो जाएगा कौन? गिफ्टेड बच्चा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट।
बच्चे में समूह भावना, टीम स्पिरिट कैसे आएगी? तो कोऑपरेटिव लर्निंग से आएगी, कंपटीशन से नहीं। एक दूसरे को कोऑपरेट करना, टीम जीतती है हारती है तो टीम हारती है, ये भावना जब उसके अंदर होगी तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये कहता है ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एंश्योर्ड, यानी पढ़ाते समय किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो यूज ऑफ डिजिटल टीएलएम, आईसीटी, टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप आईसीटी भी यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, आप पिक्चर्स का यूज कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ नहीं पा रहे तो किसी काम की नहीं है ऐसी आईसीटी, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं सबसे ज्यादा जरूरी है, बेसिक्स थोड़े ना चेंज हो जाएंगे। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो अच्छे टीचर थोड़े ना रिप्लेस हो गए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी ट्रेट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कल भी हम बात कर रहे थे कितनी मात्रा में किस से कहां नाराज होना, ये मुश्किल है। एरिस्टोटल कहते हैं, है ना, नाराज कोई भी हो सकता है, बट कितनी मात्रा में, किस समय, किस पर्पस से, किस डिग्री तक नाराज होना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है जिनमें हाई आईक्यू है वो इमोशनली इंटेलिजेंट ही होंगे, और इंस्टेबल है तो भैया अस्थिर को थोड़े ना इमोशनली इंटेलिजेंट कहेंगे। वो थप्पड़ मूवी का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, शायद वो बैच में दिया था, है ना। तो हम कहेंगे जो इंस्टेबल है, जिसका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट थोड़ी माना जाएगा। तो दूसरों को अभिप्रेरित करने की क्षमता और स्वयं के संवेगों का मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, अवेयरनेस अबाउट योर इमोशंस, डायरेक्शन आप दे पाए अपने इमोशंस को, ये सारे गुण हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। एम्पैथाइज आप कर पाए दूसरे के साथ, ठीक है। तो सेकंड थर्ड होगा, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन बिल्ड इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू दी फॉलोइंग टू प्रोसेसेस। तो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन जो अडेप्टेशन के अंदर आते हैं, इन दोनों के द्वारा। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हर एग्जाम में सेम मिलेंगे। आप यूपी टेट दे दीजिए, आप यू टेट दे लीजिए, आप पीएस टेट दे दीजिए, आप उत्तराखंड से लेकर के कर्नाटका तक चले जाइए या छत्तीसगढ़ चले जाइए, देश भर में कोई भी एग्जाम दीजिए, कॉमन चीजें हैं। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, तो एक बार अगर अच्छे से तैयारी कर ली, चाहे आप पेडागोजी स्पेशल में एनरोल होकर के करें, चाहे आप जैसे भी तैयारी करें, जहां से भी पढ़ें, बट एक बार पेडागोजी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। पेडागोजी स्पेशल में जो पुराने लर्नर्स हैं करियर मिल के, उनके लिए कुछ डिस्काउंट भी है, एक बार चेक कर लीजिएगा आज 30th तक। क्वेश्चन नंबर 30th देखिए, अगर हम बात करें द इनेबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन टू डिस्टिंग्विश देयर ओन पर्सपेक्टिव फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स, दूसरों के पर्सपेक्टिव से खुद के पर्सपेक्टिव को अलग कर पाना, ये क्या है? ईगोसेंट्रिज्म है, कि बच्चे में अभाव है किसका? वो अहम केंद्रित है, वो अपने पर्सपेक्टिव से दूसरे पर्सपेक्टिव को अलग नहीं कर पाता, अपने आय के ही अराउंड घूमता है। उसको ये लगता है कि अगर मेरी फेवरेट चॉकलेट कोई है या मेरा फेवरेट कार्टून अगर है तो वो सबका फेवरेट होगा। अगर आपने उसकी फेवरेट कार्टून को, उसकी फेवरेट चॉकलेट को कुछ भी कह दिया तो वो रोने लग जाएगा या लड़ेगा आपसे, है ना। तो ये जरूरी है कि ये इनेबिलिटी है, ईगोसेंट्रिज्म 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, ठीक है ना। ये तो बेसिक बातें हैं, अगर आप लेट्स लर्न से पढ़ें उड़ा देंगे आप इन क्वेश्चंस को, सॉल्व करेंगे नहीं, उड़ा देंगे, ठीक है। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए? अगर आप डिटेल में पेडागोजी पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप अभी भी एनरोल कर पाएंगे पेडागोजी स्पेशल बैच 5 में, जिसमें लाइव प्लस वीओडी है। तो अगर आपका स्टेट का एग्जाम भी है 2 महीने में, तो सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और लाइव क्लास तो चल ही रही है। अच्छा, कल तो सैटरडे है, कल तो हम छुट्टी करेंगे यार, मुझे छुट्टी चाहिए, 2 हफ्ते से छुट्टी की शक्ल नहीं देखी है, ठीक है ना। तो ये हम मंडे को करेंगे, संडे को हम संडे वार्ता करेंगे और कल हम छुट्टी करेंगे, ठीक। चलिए, ध्यान रखिए अपना। हो सकता है अगर 1% चांस है क्लास के, नहीं तो छुट्टी रहेगी, सैटरडे को ऑफ ही रखेंगे।